गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी तो 3-4 दिन से वेदर काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो काफ़ी तेज़ हवाएं, बारिश भी हो रही है। तो वेदर तो ऐसे ही चेंज होते रहेगा, पर हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, कांस्टेंट रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कुछ फार्मूला हम लोग देखेंगे जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, सम फार्मूला। पहला पॉइंट है, पहला फार्मूला है, इफ n electrons flows through any cross section in time t then I is equal to q by t is equal to ne by t। अब इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है, जो बैटरी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए यह एक कंडक्टर है जो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। तो जैसे इस कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो इस कंडक्टर से होकर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, यानी चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। मान लीजिए यह एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस कंडक्टर का यह क्या है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और मान लीजिए t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। t सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स। जब कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम में एक गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो ये कंडक्टर चूंकि बैटरी से जुड़ा हुआ है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। करंट हमेशा हाई वोल्टेज टर्मिनल से लो वोल्टेज टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मान लीजिए यह एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से t सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, n इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें तो यहां पर भी वही बात है, t सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। यही बात यहां पर लिखा हुआ है, इफ n इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है t टाइम में, तो करंट का वैल्यू क्या होगा। तो हमने डिफाइन किया था, करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। करंट क्या है, चार्ज फ्लो का रेट है, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ई कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 2 ई कूलम, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 3 ई कूलम। n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, n ई कूलम। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। अगर t टाइम में q चार्ज फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो चार्ज फ्लो का रेट हो जाएगा q बाई टी। जरा सोचिए, t सेकेंड में q चार्ज फ्लो होता है, t सेकेंड में q कूलम का चार्ज फ्लो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो हो जाएगा q बाई टी। इसी को चार्ज फ्लो का रेट कहते हैं, और चार्ज फ्लो के रेट को ही करंट कहते हैं। तो I बराबर क्या फॉर्मूला होता है, q बाई टी, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। अब देखिए यहां पर चूंकि n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो जाएगा, Ne। यहां पर देखिएगा इस क्रॉस सेक्शन से n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और हर इलेक्ट्रॉन पर E कूलम का चार्ज है। तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Ne, कितने टाइम में, t टाइम में। तो करंट का वैल्यू हो जाएगा Ne बाई टी। इस पर एक हम एग्जांपल देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ 10 पर पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 10 सेकेंड, then
फाइंड करंट। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू हो गया 10 पर पावर 20। n क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से t सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो ये t सेकेंड में मान लो n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। टाइम का वैल्यू दिया गया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। करंट का वैल्यू बताइए, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है वायर में। करंट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज कितना हो गया, तो n इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा Ne, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Ne/T। n का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 पर पावर 20। E का वैल्यू आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 19 10, 10 इंटू 1.6 16/10 कूलम पर सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। आंसर हो जाएगा 1.6 एम्पियर। क्लियर है। तो पहला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि I = Ne/T, करेंट का वैल्यू Ne/T होता है। अगर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो तो करंट का वैल्यू हो जाएगा I = Q/T, दैट मीन्स Ne/T। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। If I current flows through a conductor, then total charge flown through any cross section in time t will be। देखिए ये क्या पॉइंट है, अगर I एम्पियर का करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, मान लो ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर बैटरी से जुड़ा हुआ है और इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I एम्पियर का करंट। एक कंडक्टर है जो बैटरी से जुड़ा हुआ है और इस कंडक्टर से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। तो क्वेश्चन है कि इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, मान लो यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से t टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। यानी आपको क्या निकालना है, t टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से। आपको यह बताया गया होगा पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो होता है, करंट के डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। पर एक बार में कोई एक ही चीज का फ्लो मानेंगे, या तो हम मानेंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है, या फिर मानेंगे कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंडक्टर से कितना एम्पियर का धारा फ्लो हो रहा है, I एम्पियर का। कंडक्टर से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन है कि इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं I बराबर होता है dq/dt। वी नो दैट करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। सपोज इन वेरी स्मॉल टाइम dt the amount of charge flown through any cross section is dq। in very small time dt the amount of charge flown through any cross section is dq। मान लेते हैं कि एक अत्यल्प समय dt में एक बहुत ही कम चार्ज फ्लो होता है dq किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो एक सेकंड में कितना फ्लो होगा, dq/dt। इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब करंट। तो करंट को
को हम ऐसे डिफाइन करते हैं dq बाई dt। यहां से आगे बढ़ेंगे तो dq कैन बी रिटन एज I इंटू dt। dq बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू dt। अब हम dq को इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा। ये हमारा LHS है, ये RHS है, दोनों बराबर है तो दोनों का इंटीग्रेशन भी बराबर होगा। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q। लेकिन dq को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t सेकेंड के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि t टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। टोटल कितना टाइम दिया गया, t टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो t टाइम में, इसलिए इंटीग्रेशन जो हम करेंगे 0 से t सेकेंड के लिए, तो 0 से t सेकेंड के लिए टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा। dq का इंटीग्रेशन हो गया q, तो q इज इक्वल टू हो गया आंसर इंटीग्रेशन I dt 0 से t। यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dw का इंटीग्रेशन w होता है, उसी तरह से dq का इंटीग्रेशन q होगा। dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज q का वैल्यू निकालना है। तो q बराबर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dq, कितने टाइम में, t टाइम में, तो यहां इंटीग्रेशन का लिमिट डालेंगे 0 से t। अब dq के जगह हम लिखेंगे, dq का वैल्यू होता है I इंटू dt, तो dq के जगह लिख देंगे I dt 0 से t। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी कंडक्टर से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, किसी कंडक्टर से I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो t सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा। टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम t विल बी q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I dt 0 से t। ये I dt का मतलब dq होता है, dq का को हम I dt लिख सकते हैं यहाँ से, चूंकि I बराबर होता है dq बाई dt, तो dq बराबर हो जाएगा I इंटू dt। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q। q क्या है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला चार्ज कितने टाइम में, t टाइम में, तो इसीलिए इंटीग्रेशन का लिमिट डाला गया 0 से t। अब इस पर हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो करंट का वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है और टाइम का वैल्यू दिया गया है 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से। क्वेश्चन जरा समझिए, करंट का वैल्यू दिया गया है 10 एम्पियर, टाइम का वैल्यू दिया गया है 5 सेकंड, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा, तो 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, 5 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, Q का वैल्यू निकालना है। तो Q का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन I dt 0 से t। इंटीग्रेशन, अब देखिए यहाँ I का वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, I के जगह मैंने लिखा 10, यहाँ पर dt लिखा 0 से, टाइम का वैल्यू कितना दिया गया है 5 सेकंड, तो 0 से 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम हमेशा बाहर करते हैं। इंटीग्रेशन का एक रूल है कि जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब बड़ी ब्रैकेट डालेंगे 0 से 5। t के जगह हम क्या डालेंगे 5 माइनस, फिर नीचे वाला वैल्यू डाल के घटाएंगे, तो 10 5 जा कितना हो गया 50 कूलम। अब जरा आप खुद सोचिए, करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर का मतलब हो गया 10 कूलम पर सेकंड। 10 एम्पियर का करंट है, किसी वायर में अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब हो गया 10 कूलम पर सेकंड का चार्ज फ्लो हो रहा है। यानी किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड में 20 कूलम, तो 5 सेकंड में 50 कूलम फ्लो हो जाएगा कि नहीं। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा 50 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में दे दे करंट का वैल्यू t² + 1 और टाइम का वैल्यू दे दे 2 सेकंड और पूछे टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, तो यहां पर
इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 एम्पियर, टाइम का वैल्यू दिया गया है 2 सेकेंड, चार्ज कितना फ्लो होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से टी, आई के जगह हम क्या रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डी टी 0 से टी के जगह कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। देखिए करंट दो टाइप का होता है, एक होता है कांस्टेंट करंट, एक होता है वेरिएबल करंट। अगर हम लिखते हैं करंट का वैल्यू 10 एम्पियर तो 10 एम्पियर कांस्टेंट करंट हुआ, लेकिन अगर करंट का वैल्यू लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 एम्पियर तो यह जो करंट है ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है, टाइम वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर टाइम चेंज होगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो जब टाइम 0 सेकेंड था तो करंट का वैल्यू 1 एम्पियर होगा, यहाँ टी के जगह 0 डालिएगा तो 0 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाता है, 1। अगर टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 एम्पियर होगा, यानी जो जो टाइम बदलेगा, चेंज होगा, तो करंट भी आपका चेंज होगा। तो यह जो करंट है वेरिएबल है। तो जब करंट आपका वेरी होगा तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो का रेट भी क्या होगा, वेरी करेगा। तो 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 0 से टी आई डी टी, आई के जगह टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब इसमें देखिए दो पार्ट है, एक टर्म है टी स्क्वायर और एक टर्म है 1, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 डी टी 0 से 2 सेकेंड। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 0 से 2 सेकेंड प्लस 1 डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी 0 से 2। अब इसमें टी के जगह पहले 2 रखिए तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 बाई 3 माइनस, फिर टी के जगह 0 रखेंगे तो 0 क्यूब बाई 3 0 प्लस टी के जगह पहले 2 रखेंगे ऊपर वाला वैल्यू माइनस टी के जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा 8 बाई 3 प्लस 2 14 बाई 3 कूलम, इतने कूलम का चार्ज फ्लो होगा। क्लियर है? चलिए अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। If a point charge q moves on a circle of radius r with constant speed v, then current flowing in the circle will be। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज है जो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ये एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, इसका रेडियस r है, और एक पॉइंट चार्ज है q, यह एक पॉइंट चार्ज है जो कांस्टेंट स्पीड v से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऐसे आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट उसी डायरेक्शन में बनता है, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर इधर फ्लो होगा तो करंट इधर ही बनेगा, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज अगर इधर फ्लो होगा तो करंट इधर बनेगा। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्ताकार पथ है, और यह एक पॉइंट चार्ज q है जो कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है।
इस सर्किल का रेडियस r है। तो जब भी चार्ज फ्लो होता है, जब भी चार्ज गति करता है, घूमता है, तो उसके कारण क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। चार्ज के मोशन से ही तो करंट आता है। चार्ज जब तक रुका हुआ है कोई करंट नहीं होगा, लेकिन चार्ज अगर गति में आ जाए तो उसके चलते करंट का निर्माण होता है। यहाँ पर पॉइंट चार्ज q v स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चार्ज को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। किसी भी पार्टिकल को एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन और टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आवर्तकाल होता है एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो समय बराबर होता है, ये समय है, टाइम है, समय बराबर होता है डिस्टेंस यानी दूरी बटे स्पीड यानी चाल। अब जरा देखिए, यह जो चार्ज है यह एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर लगाने में यह परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, यानी सरकमफिरेंस के बराबर दूरी तय करेगा, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। दूरी, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी परिधि कहलाती है। तो यहां पर परिधि कितना हो जाएगा? 2πr। और स्पीड कितना है? v। तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2πr/v। टाइम पीरियड का उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम f से डिनोट करते हैं। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहेंगे? आवृत्ति। आवृत्ति होता है एक सेकेंड में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। एक सेकंड में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर कोई वस्तु एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं। अगर कोई वस्तु एक सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगा। अगर कोई वस्तु एक सेकंड में 20 चक्कर लगा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगा। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आया था? 2πr/v। तो ये हो जाएगा v/2πr। जबकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πr/v और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना निकला? v/2πr। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है। क्लियर है? अब आते हैं इस पॉइंट पर। ये जो चार्ज है ये चक्कर लगा रहा है। यह चार्ज क्या कर रहा है? इस सर्कल पर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसके घूमने से इस सर्किल में करंट प्रोड्यूस होगा। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट का निर्माण होगा। तो करंट का निर्माण कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? तो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। यहां पर हम क्या लेते हैं? कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि यहां पर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। तो ये जो पॉइंट चार्ज Q है ये घूमते हुए आएगा और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस करेगा, यानी बाहर निकलेगा।
ये क्यू कूलम का चार्ज जो है ये यहाँ पर एक ही चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो यह चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से निकलेगा, उसके बाद कितने टाइम के बाद वापस इस क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस होगा, तो टी टाइम के बाद, जहाँ टी क्या है टाइम पीरियड, क्योंकि इस चार्ज को एक पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पर आने में कितना टाइम लगेगा, टी सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, क्यू। किसी भी क्रॉस सेक्शन से, आप यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले सकते हैं, यहाँ से भी क्यू चार्ज फ्लो होगा और कितने टाइम के बाद वापस से फ्लो होगा, टी सेकंड के बाद। तो चूंकि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू बाई टी। तो चार्ज फ्लो का रेट क्या हो गया, क्यू बाई टी। इसी को क्या कहेंगे, करंट। करंट क्या है, करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन से हम देख रहे हैं कि टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज फ्लो का रेट हो गया क्यू बाई टी। 1 बाई टाइम पीरियड को लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो यही फॉर्मूला हो गया करंट का। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। करंट का वैल्यू हो जाएगा चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। अगर क्यू कूलम का एक पॉइंट चार्ज किसी सर्कल पर घूम रहा है और उसके घूमने का फ्रीक्वेंसी f हर्ट्ज है तो करंट का वैल्यू हो जाएगा Q इंटू एफ। क्लियर है। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर 10 कूलम का चार्ज 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से, अगर 10 कूलम का चार्ज 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है तो करंट का वैल्यू हो जाएगा चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी 10 कूलम इंटू 20 हर्ट्ज इज इक्वल टू 200 एम्पियर। This is the value of current which flows through the circular path. What is the direction of current? If the charge is positive, the direction of current will be along the direction in which the charge flows. If the charge is negative, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो जिस डायरेक्शन में ये चार्ज फ्लो होगा उसके उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो करंट जो उसके कारण प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चार्ज करंट का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फार्मूला रेसिस्टेंस का हम लोग पढ़ चुके हैं। रेसिस्टेंस का दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट और दूसरा फार्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, जहां रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता। और यह केवल मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रो का जो वैल्यू है वह पदार्थ और तापमान यानी मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर दो वायर का दो तार है, दोनों तार का ज्योमेट्री अलग अलग है, दोनों का लेंथ अलग है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। एक मान लो पतला तार है और लंबा है, दूसरा तार छोटा है और मोटा है, तो दोनों का लेंथ अलग अलग है, दोनों का एरिया भी अलग अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी दोनों का ज्योमेट्री अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, मान लो यह भी कॉपर का बना वायर है, यह भी कॉपर का बना वायर है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। हम लिख सकते हैं रो 1 इज इक्वल टू रो 2। दो तार का प्रतिरोधकता, दो तार की रेसिस्टिविटी तब सेम होती है जब मटेरियल सेम हो वायर का। अगर दोनों तार समान प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है तो दोनों तार का रेसिस्टिविटी सेम होगा। आर को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस का वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है।
ज्योमेट्री का मतलब हो गया लेंथ एंड एरिया। ज्योमेट्री का मतलब बनावट, किसी तार का ज्योमेट्री यानी उस तार का बनावट, अर्थात उस तार का लंबाई कितना है या एरिया कितना है, यानी लंबाई और मोटाई कितना है। तो रेसिस्टेंस, किसी भी जो कंडक्टर, कोई भी जो कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब मेटल का बना एक वायर है। सपोज दिस इज अ कंडक्टर मीन्स दिस इज अ मेटेलिक वायर। तो इसका जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा, इस पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो होगा उसका रेशियो होगा। जब आप इस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ेंगे, V वोल्ट के बैटरी से, तो इसके दोनों टर्मिनल पर कितना वोल्टेज अप्लाइड होगा V वोल्ट, और उसके चलते कितना करंट फ्लो होगा I एम्पियर। तो V और I के रेशियो को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। लेकिन रेसिस्टेंस का वैल्यू ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना करंट पे। अभी हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा है तो वोल्टेज भी जीरो है, करंट भी जीरो है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस फिक्स होगा। अगर किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है तो वो 5 ओम ही रहेगा, चाहे आप वोल्टेज डालो या ना डालो। तो V या I पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टेंस का वैल्यू रो पर निर्भर करता है, लेंथ पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है। रो यानी मटेरियल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और लेंथ एरिया का मतलब ज्योमेट्री पर निर्भर करता है। अगर किसी तार का हम लंबाई चेंज कर दें या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें तो उस तार का रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज हम लोग जानेंगे, रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को हिंदी में कहते हैं चालकत्व। कंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइन होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ G? तो 1 बाय रेसिस्टेंस का SI मात्रक ओम होता है, तो 1 बाय ओम को ओम इनवर्स लिखेंगे। ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं, महो। ओम का उल्टा महो, ओम इनवर्स यानी ओम का उल्टा जो होगा वो महो होगा। तो कंडक्टेंस का SI यूनिट होता है महो, MHO, महो। रेसिस्टिविटी का SI यूनिट हमने बताया था पिछले लेक्चर में, ओम मीटर होता है, और रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। कंडक्टेंस यानी चालकत्व का SI मात्रक महो होगा, और कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं चालकता। कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 बाय रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, नेम हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी और रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। क्लियर है ना? द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब ये जो रेसिस्टिविटी है इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। यहां देखिए आप, रेसिस्टिविटी का SI मात्रक ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का SI मात्रक होगा 1 बाई ओम मीटर, अर्थात ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को लिखेंगे महो और मीटर इनवर्स को लिखेंगे पर मीटर। तो द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी विल बी महो पर मीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जब किसी तार को खींचा जाता है तो उसका लेंथ तथा एरिया बदल जाता है। लेकिन उसका वॉल्यूम तथा रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है।
देखिएगा 5 नंबर पॉइंट क्या है, जब किसी तार को खींचा जाता है, मान लो यह एक तार है, यह एक तार है, इसका लंबाई L1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इसका लेंथ कितना है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1, इसका रेसिस्टिविटी है रो, और इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, कोई भी जो तार होता है वह सिलेंडर के साइज में होता है, यानी बेलनाकार होता है, और किसी बेलन का, किसी सिलेंडर का, यह एक सिलेंडर है, इसका आयतन क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एच का मतलब हो गया इसका लंबाई यानी ऊंचाई, हाइट, तो यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। ये जो तार है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 इनटू इसका लंबाई कितना है L1, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ यानी A1 इंटू L1। ठीक है, मान लीजिए एक तार है, इस तार का लंबाई है L1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इसका रेसिस्टिविटी है रो, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा A1 इंटू L1। एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं। जब इस तार को हम खींचेंगे, अगर इस तार को हम हाथ से खींचें या किसी मशीन के द्वारा खींचें, तार को, मान लीजिए लोहा का एक तार है, उसको थोड़ा भी आप गर्म करके खींचिएगा तो वो लंबा होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा और वो पतला हो जाएगा, यानी एरिया घटेगा। जब भी किसी तार को, मेटल के वायर को गर्म करके आप खींचिएगा तो क्या होगा, वो उसका लंबाई बढ़ेगा, उसका एरिया घटेगा, यानी तार क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। इसका लेंथ मान लो L2 हो जाएगा और इसका एरिया मान लो A2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब भी हम तार को खींचते हैं तो उसका लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो जाता है। जब भी आप तार को खींचिएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी का वैल्यू केवल मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर यह तार कॉपर का बना हुआ है तो खींचने के बाद भी यह कॉपर का ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि कॉपर का वायर है और खींचने के बाद वो लोहे का हो जाएगा। तो चूंकि मटेरियल क्या है, बिफोर ड्रॉइंग द वायर, जब हम तार को खींचने से पहले आप देख सकते हैं ये तांबे का था और खींचने के बाद भी यह तार तांबे का ही है, यानी मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो इसलिए रेसिस्टिविटी सेम होगा। और वॉल्यूम आप देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ यानी A2 इंटू L2। वॉल्यूम इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर इस तार में 1 किलो तांबा का प्रयोग हुआ है तो खींचने के बाद जो तार लंबा होगा उसमें भी 1 किलो तांबा ही रहेगा। जरा सोच के देखो, इस तार के अंदर जितना भी मटेरियल यूज हुआ है, मान लो 1 किलो तांबा यूज हुआ है, तो खींचने के बाद जो तार बनेगा वह तार जो होगा उसके अंदर भी 1 किलो ही तांबा रहेगा। ऐसा थोड़ी है खींचने के कारण आधा किलो तांबा कहीं गायब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इस पॉइंट को समझिए, जब किसी तार को खींचा जाता है, जब भी हम तार को खींचेंगे तो उसका लेंथ और एरिया बदल जाता है, उसका लंबाई भी चेंज होगा, एरिया भी चेंज होगा, यानी उसका ज्योमेट्री बदल जाएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम और उसका रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है। इस तार और इस तार, दोनों तार का वॉल्यूम सेम रहेगा और दोनों तार की रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता समान रहेगी, क्योंकि उसका मटेरियल और टेम्परेचर सेम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि R बराबर फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, बड़ा जनरल फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, एल लेंथ है और ए एरिया है। इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एरिया से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, ऊपर भी मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा रो इंटू एरिया इंटू लेंथ को क्या लिखते हैं, वॉल्यूम,
बाय ए इंटू ए हो गया एरिया स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम बाय ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। एरिया अगर इस तार का रेडियस हम आर मान लें, अगर किसी तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका त्रिज्या आर मान लें, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यह एक सर्किल के जैसा है। तो एरिया के जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम बाय पाई स्क्वायर आर पर पावर 4। क्लियर है? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। इसको मैंने एरिया से ऊपर एरिया से नीचे मल्टीप्लाई किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम लिखेंगे, एरिया इंटू एरिया को एरिया स्क्वायर लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, किसी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पाई स्क्वायर आर 4 हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए, इसको हम एल से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, एल से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एल एल कैंसिल हो जाएगा। रो इंटू एल क्या हो गया एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ को क्या लिखेंगे वॉल्यूम। तो जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रो इंटू एल बाई ए, इसको दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक बार हम एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं, एक बार लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब भी हम तार को खींचते हैं, जब भी हम किसी तार को खींचते हैं तो वॉल्यूम और रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर देखिएगा आर का फॉर्मूला क्या निकला, आर का फॉर्मूला निकला रो इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो रो क्या है कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल स्क्वायर के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। क्लियर है? जब भी हम तार को खींचेंगे तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल स्क्वायर के। क्लियर है? क्यों? क्योंकि रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसीलिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, तो क्या आर प्रोपोर्शनल एल के है? कैन वी राइट आर प्रोपोर्शनल एल? नहीं, ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि रो और एरिया, जब आप वायर को खींचते हैं तो रो कांस्टेंट रहता है लेकिन एरिया चेंज होता है। जब तक दोनों कांस्टेंट नहीं होगा तब तक आर प्रोपोर्शनल एल आप नहीं लिख सकते हैं। मैथ का एक रूल है, अगर y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू जेड बाई डब्ल्यू, मान लीजिए यह एक समीकरण है, तो y x के समानुपाती तब होगा, y x के प्रोपोर्शनल तब होगा जब z और w कांस्टेंट हो। तो r जो है वो l के प्रोपोर्शनल तब होगा जब रेसिस्टिविटी और एरिया कांस्टेंट हो। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी हम वायर को खींचते हैं तो रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहता है लेकिन एरिया चेंज होता है, तो इसलिए r प्रोपोर्शनल l नहीं होगा, लेकिन r प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर होगा क्योंकि रेसिस्टिविटी और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है। तो जब भी हम तार को खींचेंगे तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होगा। क्लियर है? यहां पर देखिए इस इक्वेशन में रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो r जो होगा r इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया स्क्वायर के। और इस फॉर्मूला में देखिए रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो r जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस पर पावर 4 के। इस तीन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। जब भी हम किसी तार को खींचेंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यानी उल्टा समानुपाती, और रेडियस के 4 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, देखिए किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, इसको खींचकर इसका लंबाई डबल कर दिया जाता है।
यह एक कंडक्टर है, चालक है यानी तार है, इसका रेसिस्टेंस है 5 ओम, मान लो इसका लेंथ है L, ठीक है। इस तार को खींचकर, इस तार को क्या किया जाता है, खींचा जाता है, खींचकर इसका लंबाई डबल कर दिया जाता है। पहले इसका लंबाई L था, अब इसका लंबाई हो गया 2L। एक तार है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, उसको खींचकर उसके लंबाई को क्या किया गया, दुगुना किया गया। तो इस तार का प्रतिरोध चेंज होगा, जब भी हम तार को खींचेंगे तो उसका प्रतिरोध चेंज होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है वह तार के मटेरियल, टेम्परेचर और ज्योमेट्री पर भी निर्भर करता है, यानी लंबाई और एरिया पर निर्भर करता है। जब आप वायर को खींचेगा तो लंबाई बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा, इसलिए रेसिस्टेंस बदल जाएगा। तो आपका सीधा क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसको खींचकर उसका लंबाई दुगुना कर दिया गया, तो इस नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जब भी हम तार को खींचेंगे तो प्रतिरोध जो है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती होता है। यहाँ से हम लिखेंगे R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये R2 का मतलब हो गया फाइनल रेसिस्टेंस, तो R2 का मान निकालना है। R1 का मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस जो कि 5 ओम है, L2 का मतलब फाइनल लेंथ 2L है, L1 का मतलब इनिशियल लेंथ L है, LL कैंसिल, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, R2 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 4 यानी 20 ओम। तो अगर किसी तार का लंबाई दोगुना कर दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ेगा। कैसे? चूंकि रेसिस्टेंस किसके समानुपाती है, L स्क्वायर के, तो लंबाई को डबल करेंगे, यानी L को अगर आप 2L करिएगा तो 2L का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4L स्क्वायर, यानी पहले L स्क्वायर था अब 4L स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुना बढ़ेगा, तब 5 चौके कितना हो जाएगा 20 ओम। अगर किसी तार का लंबाई हम 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्रतिरोध जो है 9 गुना बढ़ेगा। एक तार है जिसका प्रतिरोध 5 ओम है, उसका लंबाई 3 गुना बढ़ा दिया गया तो तार का प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा 9 गुना, तो 9 × 5 = 45 ओम हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक तार है जिसका लेंथ है L, इसका रेसिस्टेंस है R, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और इसका रेसिस्टिविटी है ρ। एक तार है, एक बहुत लंबा तार है, पतला तार है जिसका लंबाई है L, इसका एरिया है A, इसका रेसिस्टिविटी है ρ और इसका रेसिस्टेंस है R। इस तार को n बराबर भाग में काटा गया। कितने बराबर भाग में? n बराबर भाग में काटा गया। तो इसको जब आप काटिएगा n बराबर भाग में तो छोटा छोटा कई टुकड़ा निकलेगा, 1 2 3। अगर किसी तार को 2 बराबर भाग में काटेंगे तो काटने के बाद 2 भाग निकलेगा, 3 भाग में काटेंगे तो 3 भाग निकलेगा। अगर किसी तार को 10 मीटर का एक तार है, इसको 2 बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई 10/2 यानी 5 मीटर होगा। 10 मीटर के तार को अगर 3 बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई 10/3 होगी। अगर L मीटर के तार को n बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक भाग की लंबाई L/n होगी। एक तार है जिसका लंबाई है L मीटर, इसको हमने n बराबर भाग में काटा, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी L/n, लेकिन एरिया A ही रहेगा। जरा सोचिए क्यों? एरिया A ही रहेगा। ये वायर है, अगर इसको हम 3 बराबर भाग में काटेंगे तो प्रत्येक भाग का लंबाई L/3 होगा, लेकिन ये जो एरिया है, एरिया A ही रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। एक लंबा तार है, इसको n बराबर भाग में काटा गया और ये जो प्रत्येक भाग है सारे भाग को एक साथ जोड़कर ऐंठ दिया गया। क्या किया गया? ऐंठ दिया गया, यानी ट्विस्ट कर दिया गया।
ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है। इसी तरीके से n भाग को, सारे कटे हुए भाग को एक साथ लपेट कर एक छोटा और मोटा तार बना दिया गया इस तरीके से। इस तार का लंबाई हो जाएगा L/N, और चूंकि प्रत्येक तार का एरिया A है तो इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा Na। रेसिस्टिविटी रो ही रहेगा, क्योंकि अगर यह तार तांबा का बना हुआ है तो यह तार जो होगा यह भी तांबा का होगा, तो रो का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन रेसिस्टेंस चेंज होगा। मान लो इसका रेसिस्टेंस है R', तो R' का क्या वैल्यू होगा? क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक पतला और लंबा तार है, उसको n बराबर भाग में काटा गया और प्रत्येक भाग को आपस में लपेट कर मोड़ दिया गया, तो एक छोटा और मोटा तार बनेगा। इस छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो R' का वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A, तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी है रो, लेंथ है L/N और एरिया का वैल्यू है N इंटू A। सॉल्व करेंगे तो रो L/A ये N इंटू N हो जाएगा N²। रो L/A ये पहले वाले तार का प्रतिरोध होगा, R बराबर, इसका देखिए प्रतिरोधकता है रो, लंबाई है L और एरिया कितना है A, तो रो L/A को R लिखेंगे तो R/N²। तो यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया R' बराबर R/N²। इसका मतलब ये जो ऐंठा हुआ तार है इसको हम ट्विस्टेड वायर कहेंगे। ऐंठा हुआ तार, इस ऐंठे हुए तार का जो प्रतिरोध होगा वो ओरिजिनल वायर के रेसिस्टेंस से n² गुना कम होगा। कितना गुना कम होगा? n² गुना। अब इस पर एक प्रश्न देखिए, एक तार है जिसका प्रतिरोध है 27 ओम, एक तार है जिसका प्रतिरोध है 27 ओम। इस तार को 3 बराबर भाग में काटा गया और तीनों भाग को एक दूसरे के साथ ऐंठ कर लपेट दिया गया, तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा? इस ऐंठे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा? एक तार है, 3 भाग में काटा गया, प्रत्येक भाग को एक दूसरे के साथ ऐंठ दिया गया, तो इस ऐंठे हुए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो ऐंठे हुए तार का प्रतिरोध ओरिजिनल वायर के प्रतिरोध से n² गुना कम होता है। n का मान है 3, क्योंकि 3 बराबर भाग में काटा गया, तो ऐंठे हुए तार का प्रतिरोध होगा R/N², यानी ओरिजिनल वायर का प्रतिरोध है 27 ओम, n² का मतलब 3², 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी 3 ओम। यानी इस ऐंठे हुए तार का प्रतिरोध जो होगा वो पुराने वाले तार के प्रतिरोध से n² यानी 3² यानी 9 गुना कम होगा, यानी 9 गुना कम होगा। 27 को 9 से भाग देंगे तो 3 ओम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए लास्ट पॉइंट है आज के क्लास का, चूंकि V प्रोपोर्शनल I होता है, मान लो एक कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो इस कंडक्टर के दोनों सिरे पर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उससे I एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो V प्रोपोर्शनल I लिखेंगे, V बराबर I इंटू R लिखेंगे, जहां R कांस्टेंट है जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं, तो R बराबर फॉर्मूला निकला V/I, ये फार्मूला होता है। चूंकि V बराबर IR है तो अगर हम Y एक्सिस पर वोल्टेज लें, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, Y एक्सिस पर मैंने क्या लिया? वोल्टेज, X एक्सिस पर मैंने लिया करंट, ये ओरिजिन है। अब हम एक प्रयोग करते हैं, जब वोल्टेज 0 होगा तो करंट भी 0 होगा। जब वोल्टेज मान लीजिए 10 वोल्ट होगा तो मान लो करंट 5 एम्पियर है। जब वोल्टेज दुगुना करेंगे 20 वोल्ट तो करंट भी दुगुना होगा 10 एम्पियर। तो एक ग्राफ आएगा वोल्टेज और करंट के बीच में जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। जब भी किसी कंडक्टर के लिए हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर y समानुपाती हो x के, अगर y समानुपाती हो x के, तो y और x का जो ग्राफ होगा, y और x का ग्राफ
वो स्ट्रेट लाइन होगा। उसी तरह अगर वोल्टेज समानुपाती है करंट के तो V और I का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इस ग्राफ का मान लेते हैं यह एंगल थीटा है, यह एंगल कितना है थीटा। यहां पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम वोल्टेज कहेंगे और ये जो बेस है इसको हम करंट कहेंगे। तो इस ट्रायंगल में देखिए टेन थीटा बराबर V/I लंब बटे आधार, और टेन थीटा क्या है, इस रेखा का स्लोप है। इसका मतलब VI ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा टेन थीटा, और टेन थीटा का मान होगा V/I, और V/I को क्या कहते हैं रेसिस्टेंस। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर होगा, रेसिस्टेंस। अगर कोई कंडक्टर है उसका VI ग्राफ दिया गया है और रेसिस्टेंस का मान निकालना हो तो रेसिस्टेंस का मान होता है स्लोप के बराबर। इस पर एक प्रश्न देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक कंडक्टर है, एक चालक है जिसका वोल्टेज और करंट ग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन है उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो चालक का जो रेसिस्टेंस होगा वो स्लोप के बराबर होगा, स्लोप यानी ढाल, और स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। थीटा का मान है 60 डिग्री, जिसका मान हो जाएगा √3 ओम। तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा वो √3 ओम होगा। अब एक और क्वेश्चन देखिए, दो तार है, एक तार का नाम है A और दूसरे तार का नाम है B। दो अलग अलग तार है, दोनों तार का वोल्टेज और करंट ग्राफ दिखाया गया है। जो पहला वाला तार है A उसका VI ग्राफ ये वाला है, और जो दूसरा वाला तार है B उसका भी VI ग्राफ ये वाला है। किसी भी तार का जो वोल्टेज करंट ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। हमारे पास दो तार है, वी हैव 2 वायर्स एंड फॉर बोथ वायर the voltage current graph is shown in the diagram. For the wire A this is the VI graph and for the wire B this is the VI graph. आपको ये बताना है कि दोनों तार में किस तार का प्रतिरोध अधिक है। तो दोनों तार में उसी तार का प्रतिरोध अधिक होगा जिसका ढाल अधिक होगा, क्योंकि प्रतिरोध किसके बराबर होता है, प्रतिरोध स्लोप के बराबर होता है। अब देखिए किसका ढाल अधिक है, इस रेखा का ढाल अधिक है या इस रेखा का ढाल अधिक है। तो ये वाला जो रेखा है ये अधिक एंगल बना रहा है, ये रेखा कम एंगल बना रहा है, इसका स्लोप ज़्यादा होगा। इसीलिए जो दूसरा वाला कंडक्टर है B, इसका प्रतिरोध अधिक होगा किससे, A से, क्योंकि उसका स्लोप अधिक है। तो ये जो 7 पॉइंट आज मैंने डिस्कस किया, ये सातों पॉइंट पर काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे गेस्ट पेपर में रहता है, बहुत सारा न्यूमेरिकल रहता है। इस सारे फार्मूला को, सारे पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, एक जगह नोट करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।